देखिए, विस्फोटक अधिनियम जो पढ़ रहे थे हम, उसकी धारा जो है 9B देखेंगे, कतिपय अपराधों के लिए जो है दंड। विस्फोटक अधिनियम की जो है धारा 9B में देखेंगे कतिपय अपराधों के लिए दंड। सेक्शन 9B की धारा 9 का बी ये कहता है कतिपय अपराधों के लिए दंड। यही है ना, कतिपय अपराधों के लिए दंड। कुछ अपराधों के लिए इसमें जो है दंड का प्रावधान किया गया है। तो इसमें पहला लिखना है, स्टार बना के लिखना है कि धारा 5 के अधीन अनुदत्त की गई अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन करने पर, स्टार बना के लिखेंगे, धारा 5 के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन पर, शर्तों के उल्लंघन पर अगर कोई व्यक्ति धारा 5 के अधीन जो लाइसेंस कहते हैं ना, लाइसेंस की जो शर्तें हैं, अगर उनका उल्लंघन करता है तो उसको कितने दंड से दंडित किया जाएगा। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा करके लिखेंगे। पहला, विस्फोटक का निर्माण, विनिर्माण, आयात या निर्यात करने पर। क्या कहता है? विस्फोटक का विनिर्माण करता है कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन में, ठीक है, मतलब उसको बनाता है, या फिर क्या करता है, आयात या निर्यात करता है, आयात या निर्यात करने पर, ठीक है, या तो जो है उसका विनिर्माण करता है धारा 5 के उल्लंघन में, या उसका फिर जो है आयात या निर्यात करता है, तो कितने दंड से दंडित किया जाएगा? 3 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपए तक के जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा। लिखना है 3 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपए तक का जुर्माना, 5,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों से वो दंडित किया जा सकता है, ठीक है। तो 3 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों से ऐसा व्यक्ति जो है दंडित किया जा सकता है। धारा 5 के उल्लंघन में वो जो है विनिर्माण करता है, आयात या निर्यात करता है, ठीक है। दूसरा लिखना है, विस्फोटक को कब्जे में रखना, विस्फोटक को कब्जे में रखना, मतलब यह है कि अनुज्ञप्ति के बिना या अनुज्ञप्ति की शर्तों के बिना उससे अधिकार नहीं है रखने का, फिर भी रखता है। प्रयोग करना, या अनुज्ञप्ति के बिना उनका प्रयोग करता है, या अनुज्ञप्ति के बिना विक्रय करना, या अनुज्ञप्ति के बिना उसका विक्रय करता है, या अनुज्ञप्ति के बिना उसका परिवहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, ठीक है। यानी धारा 5 की जिनमें जो अनुज्ञप्ति की शर्तें हैं उनका उल्लंघन करता है, उनको अनुज्ञप्ति के बगैर कब्जे में रखता है, प्रयोग करता है, विक्रय करता है, या उनका परिवहन करता है, तो कितने दंड से दंडित किया जाएगा?
तो इसमें जो है 3 वर्ष की जगह हो जाएगी सजा 2 वर्ष। 2 वर्ष तक का कारावास, 2 वर्ष तक का कारावास या 5,000 की जगह जुर्माना हो जाएगा 3,000, ओ सॉरी 3,000, 3,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। 3,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से उसको जो है दंडित किया जा सकता है। ठीक, ये हो गई इसकी दूसरी सजा। तीसरा है अन्य मामलों में कितनी सजा होगी, अगर इनसे हटकर कोई अन्य मामले हैं, है ना, तो अन्य मामलों में अगर अन्य धारा 5 के उल्लंघन में अन्य कोई मामले हैं तो उसमें कितना, उसमें 1,000 रुपए तक का जुर्माना, 1,000 रुपए तक का जुर्माना। ठीक है, अन्य मामलों में जो है 1,000 रुपए तक के जुर्माने से जो है उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ये हो गया धारा 5 के उल्लंघन में। धारा 5 के उल्लंघन में आपको 3 प्रकार के दंड मिलेंगे। विस्फोटकों का विनिर्माण, आयात और निर्यात करने वाले व्यक्ति को 3 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपए तक का जुर्माना है। विस्फोटकों को कब्जे में रखना, प्रयोग करना, विक्रय करना और परिवहन करना वाले को 2 वर्ष तक का कारावास और 3,000 रुपए तक का जुर्माना है। और अन्य मामलों में जो है 1,000 रुपए तक का केवल जुर्माना है। ठीक है, तो 3 प्रकार के दंड है धारा 5 के उल्लंघन करने पर। आयात निर्यात और परिवहन अलग अलग होता है, ध्यान में रखेंगे, इसीलिए परिवहन आयात निर्यात। ठीक धारा 6 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के उल्लंघन करता है अगर कोई व्यक्ति, ये तो धारा 5 की बात हो गई, इसी में है आगे, इसी में लिखेंगे धारा 6 के, धारा 6 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के उल्लंघन में कुल मिला के धारा 6 के अधीन जो अधिसूचना निकली है, अगर कोई व्यक्ति उस अधिसूचना का उल्लंघन करता है यानी उसको नहीं मानता है, तो उस व्यक्ति को कितना दंड से जो है दंडित किया जाएगा। तो इसमें पहला है विस्फोटकों का विनिर्माण, कब्जा, आयात करेगा। इसमें भी पहला ही है, पहला करके लिख लीजिए। क्या कहता है, विस्फोटकों का विनिर्माण, कब्जा, आयात करेगा, आयात निर्यात करेगा। एक मिनट, ठीक है, विस्फोटकों का विनिर्माण, अनुज्ञप्ति मतलब अधिसूचना के उल्लंघन में विनिर्माण, कब्जा, कब्जा रखता है, आयात करता है, करेगा, तो ऐसा व्यक्ति कितने दंड से दंडित किया जाएगा? ऐसा व्यक्ति सेम ये वाला दंड है, 3 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। लिख लीजिए फिर से, 3 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। ठीक, बस इतना ही लिखा, या दोनों से क्या किया जाएगा, दंडित किया जा सकता है। इसको थोड़ा मिटा लें, तो दोनों से ऐसा व्यक्ति जो है धारा 6 के उल्लंघन करता है तो दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है। देखिए, धारा 6 में क्या है, अधिसूचना, अधिसूचना निकलती है और कोई व्यक्ति उस अधिसूचना का पालन नहीं करता है, विनिर्माण करता है, उसका जो है उस पर कब्जा रखता है, कब्जे रख, या उसको जो है
आयात करता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है 3 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है। दूसरा है इसमें, जलमार्ग द्वारा आयात की दशा में, जलमार्ग द्वारा आयात की दशा में ठीक, स्वामी और मास्टर एवं वायु मार्ग द्वारा आयात की दशा में, जलमार्ग की दशा में कौन कौन दोषी होगा? स्वामी और मास्टर। स्वामी और मास्टर, ठीक है। अगर जल मार्ग द्वारा किया है, जो भी स्वामी होगा या जो भी उसका मास्टर होगा, एवं वायु द्वारा आयात की दशा में, यहां से लिख देते हैं, एवं वायु द्वारा आयात की दशा में, ठीक है। वायु द्वारा आयात की दशा में क्या होगा? इसमें भी स्वामी और मास्टर उचित प्रति हेतु के बिना, स्वामी एवं, वैसे एक साथ लिख सकते थे दोनों को मिला करके कि वायु या जल या वायु की दशा में स्वामी या मास्टर। अब जो ऐसा लिख लिया तो लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। स्वामी और एवं मास्टर उचित प्रति हेतु के बिना, उचित प्रति हेतु के बिना अगर ऐसा करता है, भारत 6 के उल्लंघन में जो निकला है, अगर ऐसा करता है उस पर कोई जवाब नहीं है तो 5,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। तो कितने जुर्माने से दंडनीय होगा? 5,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। मतलब बगैर प्रति हेतु का मतलब है कोई जवाब ही नहीं, उन्हें सकारात्मक कोई जवाब ही नहीं है उनके पास। अगर उन्होंने आयात किया है, मंगाया है, अधिसूचना के उल्लंघन में जल मार्ग के द्वारा मंगाया गया हो या वायु मार्ग के द्वारा, मतलब आयात मतलब विदेशों से मंगाया इन लोगों ने, भारत के बाहर से मंगाया है, और उसका कोई अब उनको अधिसूचना निकल चुकी थी, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है क्यों मंगाया है, उचित कोई जवाब नहीं है, है ना। तो ऐसे जो स्वामी और मास्टर हैं उनको दोषी माना जाएगा और इन पर जो है 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला लिखेंगे इसमें तीसरा करके, जो कोई धारा 6A के खंड ए, जो कोई धारा 6A के खंड ए, खंड भी ए है, इसको स्मॉल कर लीजिए, 6A के खंड ए, ठीक है, के उल्लंघन में, उल्लंघन में क्या करता है? विनिर्माण विक्रय परिवहन आयात निर्यात करेगा, कब्जा रखेगा। तो क्या करता है? विनिर्माण विक्रय, विनिर्माण विक्रय आयात निर्यात, विनिर्माण विक्रय परिवहन, परिवहन करता है या जो है आयात निर्यात करेगा, आयात निर्यात करेगा, ठीक है, आयात निर्यात करेगा, कब्जा रखेगा, कब्जा रखेगा, और क्या करेगा? एवं धारा 6A के खंड बी के उल्लंघन में, इसी में है, एवं धारा 6A
के खंड ए था, ये बी है, बी के उल्लंघन में, दोनों को एक साथ लिखा है क्योंकि एक सा दंड है, ठीक है। तो 6A के खंड ए के अधीन क्या करता है, विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, आयात निर्यात करता है, कब्जा रखता है। और साथ ही साथ अगर धारा 6A के खंड बी के उल्लंघन में क्या करता है, विक्रय, परिधान या प्रेषण करता है, विक्रय, परिधान किसी को दे देता है, या प्रेषण, प्रेषण मतलब भेजना, किसी को भेजता है, प्रेषण करेगा, तो ऐसा व्यक्ति कितने दंड से दंडित होगा, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। सजा 3 वर्ष है, इसमें जुर्माना नहीं बोला है कि कितना होगा, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है 3 वर्ष तक के कारावास, ठीक है, या जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। बस इतना लिखा, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, दोनों मतलब आगे लिखे ये दंडित होगा, दोनों से दंडनीय होगा, लिखना चाहे लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना है बस। तो 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से उसको जो है दंडित किया जा सकता है, ठीक। इसी में लिखेंगे आगे, ये 8 नहीं, स्टार बनाएंगे पहले आप, फिर लिखेंगे धारा 8 के उल्लंघन में, धारा 8 के उल्लंघन में, ये सब इसी सेक्शन में चल रहा है अभी। उल्लंघन में दुर्घटना की सूचना देने में असफल रहेगा, सूचना देने में असफल रहेगा। आपने पढ़ा था ना कि भाई सूचना दी जाएगी दुर्घटना जब होती है, तो उसी के कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना की सूचना देने में अगर असफल रहता है तो कितना जुर्माना लगेगा, 500 रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। कितना जुर्माना लगेगा, 500 रुपए तक के जुर्माने से क्या होगा, दंडनीय होगा, ठीक है। तो 500 रुपए तक का जुर्माना होगा अगर सूचना देने में, दुर्घटना की सूचना देने में असफल रहता है कोई व्यक्ति तो। लेकिन यदि मानव जीवन को हानि होती है, ऐसी कोई सूचना, ऐसी कोई दुर्घटना है जिससे मानव जीवन को हानि होती है, इसमें लिखेंगे आगे, यदि मानव जीवन को हानि होती है, इस विस्तार नहीं बना रहा, इसी में लिख लीजिए आगे, यदि मानव जीवन को हानि होती है, कौन सी सूचना है, मतलब ये ऐसी दुर्घटना है कि ना केवल दुर्घटना घटी है, इससे किसी मानव जीवन को भी हानि पहुंची है, इंसानों को भी हानि पहुंची है, ऐसा कोई दुर्घटना घटी है, और उसकी सूचना अगर आप नहीं देते हो तो कितने दंड से दंडित किया जाएगा, 3 माह तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। 3 माह, इसमें सजा भी आ जाएगी, 3 माह तक के कारावास से 3 माह तक के कारावास से या जुर्माने से या जुर्माना या दोनों से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। जब दुर्घटना के साथ साथ मानव जीवन को भी हानि होती है तो वहां पर वो जो है, फिर अगर सूचना नहीं देता है कोई व्यक्ति, जिसकी लायबिलिटी है सूचना देने की, जिसकी जिम्मेदारी है सूचना देने की, ऐसा जो है व्यक्ति जो है 3 माह तक के कारावास से क्या किया जाएगा, दंडित किया जा सकता है। साथ ही साथ उसे जुर्माना भी हो सकता है या फिर दोनों से भी दंडित किया जा सकता है, ठीक। इसके बाद जो है ये सेक्शन केवल यहीं तक है, इतने ही इसमें जो है दंड दिए गए हैं। इसके बाद आपका सेक्शन आएगा 9
9 जो है सी, बी पढ़ा था तो ये बी में है सब। तो याद रखेंगे इसके दंड कहाँ रखे हैं, 9 बी में जो है इसके जो है दंड दे रखे हैं, शास्त्रीय वगैरह जो है आपके 9 बी में दे रखे हैं। उसके बाद आता है 9 सी, सेक्शन जो है 9 का जो है सी। 9 सी कहता है कंपनियों द्वारा अपराध, सिंपल है जी सेक्शन, नियो द्वारा अपराध। इस सेक्शन को आप लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहें नहीं लिखें, केवल याद रखें कि कंपनियों द्वारा अपराध है। आप जानते ही हो कि सभी लोग दायी होते हैं कंपनी के जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए। ठीक है, कंपनी का प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार होता है जब तक कि वो तत्प्रतिकूल साबित ना कर दे। तो इसमें अपन लिख नहीं रहे, लिखना चाहे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है लिखने से, लेकिन कोई खास चीज नहीं है, जो सब में होता है वही है। कंपनी का जो प्रबंधक होता है, भार साधक होता है, कोई भी हो जो कंपनी में लगा हुआ व्यक्ति है, अगर उसकी जानकारी के अधीन अपराध होता है तो वो जिम्मेदार होता है। उसको बचाव केवल तभी मिलता है जब वो ये साबित कर देता है कि साहब मेरी जानकारी में ऐसा नहीं हुआ, या मैंने जो है उस अपराध को रोकने का भरसक प्रयास किया था, तभी उसे जो है लाभ मिलता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो लिखना चाहे एक लाइन लिख सकते हैं कि सभी लोग दायी होंगे जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए। ठीक है, या फिर केवल हेडिंग लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी एक्टों में सेम रहता है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं रहती। अब देखिए सेक्शन जो है 10, सेक्शन 10 है विस्फोटकों का समापरण। समापरण मतलब उसकी एक तरीके से जब्ती। विस्फोटकों का ये सेक्शन याद रखना है जब्ती का, इसको याद रखना है आपको। विस्फोटकों का समापरण कब होगा, न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर। ठीक है, न्यायालय द्वारा जब दोष सिद्ध हो जाता है तो न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि पर, न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि पर। बस इतना ही याद रखना है। अगर विस्फोटकों का समर्पण कब होता है, जब दोष सिद्धि हो जाती है। ये दोष सिद्धि वाले समर्पण की बात कह रहा है कि न्यायालय ने कोई दंडित कर दिया किसी व्यक्ति को, तो ऐसे मामले में जो विस्फोटक है वो भी जब्त हो जाएगा। अब सेक्शन 11 है वायुयान या जलयान का करस्तंभ, उनकी कुर्की। वायुयान जलयान की, वायुयान या जलयान, वायुयान या जलयान का करस्तंभ। करस्तम एक तरीके से कुर्की को ही कहते हैं। ठीक है, जुर्माना संदत करने पर असफल रहने पर, मतलब कुर्की हो जाएगी वायुयान की और जलयान की, अगर उनमें विस्फोटक भर के ले जाया गया है तो। इस तरीके के अगर कोई वायुयान है ना, उनसे लाया गया है, आयात किया गया है ना, उनके मामले में कह रहा है। उल्लंघन में अपने पहले ही पढ़ा ना, तो उल्लंघन में या तो वायुयान से लाएंगे या जलयान से लाएंगे, आयात करेंगे जब, है ना। तो ऐसे में जो है ये कह रहा है कि उस वायुयान या जलयान का करस्तम कब करेंगे, जुर्माना संदत करने में असफल रहने पर। लिखेंगे जुर्माना संदत का मतलब होता है चुकाने में असफल रहते हैं, संदत करने में असफल रहने पर। ठीक, जुर्माना संदत करने पर असफल रहने पर न्यायालय द्वारा जितना आवश्यक हो करस्तम और विक्रय उद्घृत किया जा सकेगा। न्यायालय द्वारा मतलब न्यायालय तय करेगा कि कितना करस्तम करना है, कितना भाग करना है। न्यायालय द्वारा जितना आवश्यक हो, आवश्यक हो। आप जानते हो कि कोई भी करस्तम कुर्की वगैरह होती है उतनी ही करी जाती जितनी आवश्यकता होती है, जितना आप पे जुर्माना है उसके हिसाब से ही करी जाती। तो न्यायालय द्वारा जितना आवश्यक हो करस्तम और विक्रय उद्घृत किया जा सकता है।
करस्तम और विक्रय, ठीक है, कुर्की हो सकती है, कुर्की के माध्यम से या विक्रय के माध्यम, विक्रय उद्ग्रहित किया जा सकता है। किया जा सकता है, ठीक है, जितना भी आवश्यक है उतना करस्तम या कुर्की या विक्रय किया जा सकता है। इसके बाद आता है सेक्शन आपका 12। सेक्शन 12 जो है वो क्या कहता है, दुष्प्रेरण और प्रयत्न। और प्रयत्न, केवल हेडिंग लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है, इसकी केवल हेडिंग याद रखना है आपको, दुष्प्रेरण और प्रयत्न, ठीक है। ये तो आप जानते हैं दुष्प्रेरण और प्रयत्न मूल अपराध के जैसे जो है दंडित होगा, तो केवल हेडिंग याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना है। इसके बाद आता है सेक्शन 13। 13 कहता है खतरनाक अपराध करने वाले व्यक्तियों को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति। खतरनाक अपराध, देखिए क्या लिखा है, खतरनाक अपराध करने वाले व्यक्तियों को, करने वाले व्यक्तियों को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति। ठीक है, खतरनाक अपराध करने वाले व्यक्तियों को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति। खतरनाक अपराध मतलब यही विस्फोटकों के माध्यम से जो अपराध किया है, तो खतरनाक ही किस्म के अपराध है, ब्लास्ट कर देना ये खतरनाक किस्म के अपराध है। तो ऐसे व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी, स्थान का अधिभोगी या अभिकर्ता या सेवक द्वारा या प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। तो कौन कौन कर सकता है इसमें लिखेंगे, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किया जा सकता है, किसी पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी, ये तो कॉमन बात हो गई, पुलिस वाले भी करते करते ही हैं, पुलिस वालों का काम ही ये है। तो किसी पुलिस अधिकारी, या मान लीजिए जिस स्थान पर वो अपराध किया गया है तो स्थान का अधिभोगी, स्थान का अधिभोगी, मान लीजिए किसी स्थान पे अपराध किया और उसका आप इस्तेमाल करते हैं, आप अधिभोगी हैं, तो आप भी उसे गिरफ्तार कर सकते हो। मतलब जिस स्थान का इस्तेमाल आप कर रहे हो और अगर कोई व्यक्ति खतरनाक किस्म का कोई अपराध करता है तो आप उसे गिरफ्तार कर सकते हो वारंट के बिना। या अभिकर्ता या सेवक, या आपका कोई अभिकर्ता हो सकता है, आप नहीं हो, आपकी तरफ से कोई व्यक्ति काम करता है, वो भी गिरफ्तार कर सकता है। या फिर आपका कोई सेवक हो सकता है, या सेवक, वो भी गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है, सेवक द्वारा या प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा। प्राधिकृत जो है इसको तरफ पावर दिया गया, अन्य व्यक्ति भी हो सकता है जिसको सशक्त किया गया हो, प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा क्या किया जा सकता है, वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है, या बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, वारंट के बिना ऐसा व्यक्ति जो है गिरफ्तार कर सकता है। दूसरा, गिरफ्तारी के बाद यथाशीघ्र मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, ये तो कॉमन नियम है। गिरफ्तारी के बाद यथाशीघ्र, जो भी सक्षम अधिकारिता वाला मजिस्ट्रेट होगा उसके पास, यथाशीघ्र मजिस्ट्रेट के समक्ष, यथाशीघ्र
मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। ठीक है, तो यथाशीघ्र जो है मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष जो है इनको पेश करना पड़ेगा। ये कॉमन नहीं है, ये तो आप जानते हो, कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसे मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष गिरफ्तार किया जा सकता है। तो याद रखने वाली बात क्या है फिर इसमें, याद रखने वाली सब जानते हैं, पुलिस वाले तो करते ही गिरफ्तार, तो ये तो याद रखने वाली बात है नहीं। याद रखने वाली बात है कि स्थान का अधिभोगी भी गिरफ्तार कर सकता है, उसका अभिकर्ता भी गिरफ्तार कर सकता है, सेवक भी गिरफ्तार कर सकता है, इसके अलावा अन्य कोई प्राधिकृत व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है। ये बातें याद रखने वाली बातें। पुलिस वालों को तो राइट है, वो तो गिरफ्तारी करते ही हैं, ठीक है, पुलिस वालों का तो पावर होता ही है, तो वो तो गिरफ्तार करेंगे ही, उनका काम ही है गिरफ्तारियां करना, ठीक है, तो वो तो करते ही हैं। इसके अलावा अन्य प्राधिकृत व्यक्ति भी कर सकता है, ये भी कॉमन बात हो गई कि या तो पुलिस वाले करेंगे या अन्य कोई प्राधिकृत व्यक्ति कर सकता है। लेकिन स्थान का अधिभोगी, उसका सेवक और अभिकर्ता, जिस स्थान पे अपराध हो रहा है उस स्थान का स्वामी हो सकता है कोई, वो क्या स्वामी नहीं, अधिभोगी, अधिभोगी शब्द इस्तेमाल आया है, चाहे वो स्वामी हो चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, मतलब जो जिसके कब्जे में है, जो उसका इस्तेमाल वर्तमान में कर रहा है, और अगर वहां अपराध होता है तो वो व्यक्ति, उसका अभिकर्ता और सेवक, तीनों लोग बगैर वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। 14 है व्यावर्ती और छूट देने की शक्ति। कहने का मतलब ये याद रखें कि अगर कोई खतरनाक किस्म का कोई विस्फोटक लेके घुसे आया आपके घर में, तो आपको भी राइट है उसे गिरफ्तार करने का बगैर वारंट के, ठीक, ये याद रखें। 14 है व्यावर्ती और छूट देने की शक्ति। 13 ही पढ़ा था ना अभी, हाँ अब 14 है। 14 व्यावर्ती और छूट देने की शक्ति। छूट देने की शक्ति, ठीक, व्यावृत्ति और छूट देने की शक्ति कितने में है, 14 में। तो किनको छूट है इस अधिनियम के तहत, तो इसमें 2-3 पॉइंट लिखना है आपको। पहला पॉइंट किसको हो सकती है, संघ के सशस्त्र बल और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों आदि पर लागू नहीं होगा। संघ के सशस्त्र बल एवं जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मतलब जिनमें हथियार बनते हैं वो फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगा। ये वाला एक्ट विस्फोटक अधिनियम आपका संघ के सशस्त्र बलों पर और फैक्ट्रियों पर लागू नहीं हुआ। अब आप कहोगे इन पे क्यों लागू नहीं, इन पे इसीलिए लागू नहीं हो रहा है, इसमें अपन ने क्या पढ़ा, अनुमति के बगैर नहीं ले जा सकते विस्फोटक, है ना। अभी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती हैं ना, बनाए जाते हैं, या जो आपके सशस्त्र बल होते हैं जो लेके चलते, पूरा लेके चलते हैं, आप जानते हो ना। तो अगर इनको अगर रोक लगाएंगे तो बेचारे लेके कैसे चलेंगे, बार बार अनुमति वगैरह इन लोगों को लेनी पड़ेगी। तो ये जो है दक्षिणा लेके चलते हैं, इस वजह से जो है जो उनको जो है क्या किया जा सकता है, ये जखीरा वगैरह लेके चलते हैं, इस वजह से जो है इन पर रोक नहीं है, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी कि लोग लेके चलेंगे बार बार अनुमति लगेगी, सेना वाले भी अगर ले रहे हैं तो उन्हें अनुमति लेनी पड़ेगी, इस वजह से जो है इनको जो है क्या कर दिया जाता है, मतलब इनको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं, इन पर लागू नहीं होगा। दूसरा, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन नियोजित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। राज, अरे यार ये क्या है, ये क्या हो गया, एक मिनट,
डिस्टर्ब, आप अपने कैमरे बंद रखिए, ठीक है ना सभी लोग। आपको कैमरे ऑन करने की आवश्यकता नहीं, जब कहा जाए आपको तभी ये ऑन करिए, ठीक। देखिए, केंद्र या राज्य जो है राज्य सरकार के अधीन नियोजित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। केंद्र या राज्य सरकार के अधीन नियोजित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, ठीक। केंद्र या राज्य सरकार के अधीन अगर नियोजित व्यक्ति है ना, तो उन पर भी लागू नहीं होगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा छूट प्राप्त व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा। शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा छूट प्राप्त व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा। तो तीन प्रकार के लोगों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। पहला तो संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य हो सकते हैं, उन पर लागू नहीं होता है। एक मिनट, संघ के जो सशस्त्र बलों के सदस्य होते हैं उन पर लागू नहीं होता है। दूसरा जो है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मतलब हथियार बनते हैं जहाँ, वही फैक्ट्रियां होती हैं। और इसमें जो है जैसे जबलपुर में है एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सबको पता होगा, उसमें हथियार बनते हैं। तो संघ के सशस्त्र बल एवं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होता। उसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार के अधीन नियोजित व्यक्ति हैं, उन पर लागू नहीं होता। इसके अलावा अगर सरकार चाहे तो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना निकालकर अन्य व्यक्ति जिनको वो छूट देना चाहे उन पर भी लागू नहीं होगा, ठीक है। तो तीन ही प्रकार के लोगों पर ये लागू नहीं होता है। इसके बाद आता है आपका सेक्शन 15। सेक्शन जो 15 है आपका, वो कहता है आयुध अधिनियम 1959 की व्यावृत्ति। आयुध अधिनियम 1959 की व्यावृत्ति। इसमें हेडिंग याद रखेंगे। व्यावृत्ति का मतलब क्या होता है? सेविंग। उस पर प्रभाव नहीं डालेगा ये विस्फोटक अधिनियम। व्यावृत्ति का मतलब होता है सेविंग। जहां भी शब्द व्यावृत्ति आए समझ जाना सेव कर दिया उसको, लॉक कर दिया उसको। लॉक करने का मतलब ये होता है कि ये अधिनियम के प्रोविजन फिर उस अधिनियम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उस पर प्रभाव नहीं डालेंगे। विस्फोटक अधिनियम के जो प्रोविजन है वो आपके आर्म्स एक्ट पर प्रभाव नहीं डालेंगे। सेविंग करने का मतलब यही होता है कि अगर सेविंग कर दिया है तो ये समझ जाएं कि जो विस्फोटक अधिनियम है वो आपके आर्म्स अधिनियम है, आर्म्स एक्ट है, उस पर प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है। तो केवल हेडिंग है, तो अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रभाव नहीं डालेगा, बस एक शब्द याद रखने के लिए। आप तो बस इतना याद रखें, जहां सेविंग शब्द आया, व्यावृत्ति मतलब सेविंग होता है, तो सेविंग शब्द जहां आया समझ जाओ कि लॉक प्रोविजन हो गया, इस एक्ट को लॉक कर दिया। अब इस एक्ट के जो विस्फोटक अधिनियम के जो प्रोविजन है वो उस पर प्रभाव नहीं डालेंगे, क्योंकि लगभग एक से है ना, वही यहाँ से गिरफ्तार होता है कोई व्यक्ति, यहाँ होता है, तो फिर कोई उस पर जो है ऐसा नहीं कि उस पर प्रोविजन पे जो है ये इफेक्ट करे कोई। सेक्शन 16 है। सेक्शन 16 कहता है अन्य विधि के अधीन दायित्व के बारे में व्यावृत्ति। ये कह रहा है अन्य विधि में दायित्व के बारे में व्यावृत्ति। ये कह रहा है चलो आपका आर्म्स एक्ट तो हो गया, लेकिन अन्य विधियां भी होती हैं, उनमें क्या दायित्व होगा आपका? सेविंग जो हो रहा है उसमें क्या, कहां तक दायित्व होगा? तो इसमें दो पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने। पहला पॉइंट, अन्य विधि के अधीन उच्चतम दंड से दंडित किया जा सकता है। अन्य विधि के अनुसार
उच्चतम दंड से दंडित किया जा सकता है। ये कह रहा है कि अगर अन्य विधि में कोई उच्चतम दंड है, विस्फोटक अधिनियम और इस अधिनियम का कोई अपराध होता है और अन्य विधि में अगर अधिक सजा है, तो फिर अधिक सजा से उस व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। थोड़ा सा ये उल्टा हो गया, मैंने ऊपर ये बताया ना, आयुध अधिनियम इस पे प्रभाव नहीं डालेगा, ऐसा कहना है आपको। हमने क्या बताया था, विस्फोटक, विस्फोटक नहीं, आयुध अधिनियम जो है आपका विस्फोटक अधिनियम पर प्रभाव नहीं डालेगा। ये है इसका, ठीक है। सेविंग का मतलब होता है ये सेव हो गया। अब जो आयुध अधिनियम के प्रोविजन है वो आपके विस्फोटक अधिनियम को प्रभावित नहीं करेंगे, ठीक, इस तरीके से। ये अन्य विधियों के बारे में कह रहा है, अन्य विधियों के बारे में ये कह रहा है कि अन्य विधि जो है उसमें अगर अधिकतम सजा है, इस विस्फोटक अधिनियम में भी अपराध हुआ है, अन्य विधि में भी हुआ है, तो फिर उच्चतम सजा जो है दी जा सकती है, अधिकतम सजा से उसको दंडित किया जा सकता है, परंतु उसी अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा। ये सेविंग है। परंतु उसी अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसा है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को विस्फोटक अधिनियम के तहत दंडित कर दिया गया और पता पड़ा कि फिर अन्य विधि में भी अपराध बन रहा है, तो बोले वहां भी दंडित कर, तो दंडित एक ही बार किया जाएगा। ठीक है, दो बार दंडित नहीं कर सकते। हाँ, दंड की उच्चतर मात्रा से दंडित कर सकते हैं। अगर किसी अन्य विधि में अधिकतम दंड की मात्रा है तो उससे दंडित किया जा सकता है। अगर एक साथ आरोप लग जाता है दोनों विधियों का तो दंडित किया जा सकता है। लेकिन आप कहो कि भाई पहले इधर दंडित हो गए, आप दूसरी विधि में चलो तो वहां दंडित हो जाओ, तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों इधर दंडित हो गए फिर 6 महीने बाद दूसरा चार्ज लगा के दूसरी विधि के तहत दंडित करने पहुंच गए, तो ऐसा नहीं होगा। दंड एक ही बार मिलेगा, दंड जो है एक ही बार दिया जाएगा। भले ही दूसरी विधि में उच्चतर दंड से दंडित किया जा सकता हो, तो उच्चतर दंड से तो दंडित किया जा सकता है, अधिकतम सजा भी दी जा सकती है, लेकिन दंड जो है एक ही बार होगा। ये आपको याद रखना है। सिंपल सी बात है, ये तो कॉमन बात है, ये लास्ट के जो सेक्शन होते हैं उनमें कॉमन ही बातें रहती हैं। जो मटेरियल रहता है आपका आगे के सेक्शनों में ही रहता है। ठीक, अब देखिए सेक्शन 17, 17 ही है अभी तो। सेक्शन 17, 17 कहता है विस्फोटक की परिभाषा का अन्य विस्फोटक पदार्थों पर विस्तार। ये कह रहा है विस्फोटक की परिभाषा का अन्य विस्फोटक पदार्थों पर विस्तार। अन्य विस्फोटक पदार्थों पर विस्तार। ये कह रहा है वो आपने जो विस्फोटक की परिभाषा पढ़ी वो ये कह रहा है कि ये विस्फोटक की परिभाषा के अलावा अन्य विस्फोटक पदार्थों पर भी विस्फोटक की परिभाषा को लागू किया जा सकता है या उसका विस्तार किया जा सकता है, या मान लो कि विस्फोटकों में अन्य चीजों को भी शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के मामले में आपके पटाखों की सरकार चाहे तो विस्फोटक घोषित करना चाहे तो वो भी घोषित कर सकती है। ठीक है, अन्य चीजों को भी विस्फोटक में शामिल किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकती है। कौन घोषित? तो यहाँ पे याद क्या रखने वाली बात है? याद रखने वाली बात है कि केंद्र सरकार जोड़ सकती, केंद्र राज्य का यहाँ कोई काम नहीं है। केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तो कुल मिला के एक लिस्ट बना देती सरकार के किन किन को विस्फोटक माना जाएगा और उस लिस्ट में शामिल कर देगी, नोटिफिकेशन निकाल देगी अपने गजट में, अधिसूचना में। ठीक है, अधिसूचना निकाल करके किसी भी चीज को विस्फोटक घोषित कर सकती है। ठीक, 17
ठीक। 17 एक कहता है प्रत्यायोजित करने की शक्ति। प्रत्यायोजित करने की शक्ति। ठीक। प्रत्यायोजन तो आप जानते हो, अपनी शक्ति किसी और को दे देना, है ना। हमारे पावर है, अब ज्यादा बड़ा क्षेत्र हो जाता है तो अपने जूनियरों को दे देते हैं। तो प्रत्यायोजन का मतलब होता है समर्पण, एक तरीके से दे देना, अपने पावर दूसरों को दे देना। तो इसमें जो है पहला लिखा है केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार अपनी शक्तियां दे सकती है। केंद्र सरकार, देखिए सरकारें अपनी शक्तियों प्रत्यायोजित इसीलिए करती कि हर काम सरकार नहीं कर सकती, हर चीज को सरकार देख भी नहीं सकती। तो सरकार जो शासन करती है अपने अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से करती है। तो जब अधिकारी और कर्मचारियों के माध्यम से सरकार काम करती है तो भाई उनको शक्तियां भी देनी पड़ेंगी, तभी तो बेचारे काम कर पाएंगे, बगैर शक्तियों के कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो केंद्र सरकार अपनी शक्तियां उनको दे देती। कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, नहीं दिया जा सकता, जैसे नियम बनाने की शक्ति हो गया, है ना। कुछ और शक्तियां भी होती हैं तो उनको नहीं दिया जा सकता, बाकी सारी शक्तियां जो है दी जा सकती हैं। तो धारा 5 यहाँ याद रखेंगे, धारा 5। इसके अलावा जो है आपकी धारा 6, इसके अलावा है 6A, धारा 14 एवं धारा जो है 17। क्या कह रहा है, इनको छोड़कर, को छोड़कर मैंने कहा ना कुछ शक्तियां ऐसी होती जो नहीं दी जा सकती, जो ये कह रहा धारा 5, 6, 6A, 14 और 17 को छोड़कर अन्य शक्तियों को, अन्य शक्तियों को, पूरा सेंटेंस लिखिए, प्रत्यायोजित किया जा सकता है। प्रत्यायोजित किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि धारा 5 की शक्ति को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता, 6 की को नहीं किया जा सकता, 6A को नहीं किया जा सकता, 14 और 17 के अधिक। 17 में क्या था, विस्फोटकों को जोड़ना। अब ये वाली परिभाषा अगर किसी अधिकारी को दे देंगे, वो जो जाने क्या क्या शामिल कर लेगा, तो ये वाली नहीं कर सकते शक्ति। ठीक है, 14 वाली जो शक्ति थी वो भी नहीं कर सकते। 14 में क्या था आपके, 14 में व्यावृत्ति और छूट थी। ठीक है, छूट देने की शक्ति, संघ के सशस्त्र बल, ये वाली शक्ति भी नहीं दे सकते। इसके अलावा इसी तरीके से जो 5, 6 ये वाली शक्ति, ये भी नहीं दे सकती। तो आगे किन, अब बात आती किनको दे सकती ये शक्तियां। तो केंद्र या राज्य सरकार के अधीन प्राधिकारियों को प्रदान कर सकेगी। केंद्र या राज्य सरकार के अधीन प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित की जा सकेंगी। तो चाहे वो केंद्र के अधिकारी हों, चाहे वो राज्य के अधिकारी हों, केंद्र सरकार जो है अपनी शक्तियां जो है केंद्र के अधिकारियों को भी दे सकती है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है तो उसको भी दे सकती है। ठीक। अब केंद्र, हर जगह तो केंद्र के अधिकारी होंगे नहीं ना। अब कोई राज्य है भाई तो वहां राज्य के ही अधिकारी मिलेंगे, और केंद्र सरकार को लगता है कि भाई राज्य, ये शक्ति जो है राज्य के किसी अधिकारी को दे देनी चाहिए, तो राज्य के अधिकारी को देते, राज्य सरकार को नहीं दे रही है, राज्य सरकार के अधीन जो अधिकारी होता है उसको दे सकती है। ठीक है, अपनी जो शक्तियां हैं केंद्र सरकार डायरेक्टली उनको दे सकती है, प्रत्यायोजित जो है कर सकती है अपनी शक्तियां केंद्र सरकार। ठीक है ना, जो अधिकारी होते हैं उनको प्रत्यायोजित कर सकती है। इसके बाद देखेंगे 18 नियमों को बनाने, प्रकाशित करने और पुष्ट करने की शक्ति। लास्ट सेक्शन है ये इसका, 18 नियमों को बनाने, प्रकाशित करने
प्रकाशित करने और पुष्ट करने की प्रक्रिया, और पुष्ट करने की प्रक्रिया। ये कह रहा भाई क्या क्या प्रक्रिया होगी पुष्ट वगैरह करने की। इसमें भी 3 पॉइंट आपको नोट करने हैं। पहला, नियम बनाने वाला प्राधिकारी नियम बनाने से पूर्व अधिसूचना प्रकाशित करेगा। नियम बनाने वाला प्राधिकारी नियम बनाने से पूर्व अधिसूचना प्रकाशित करेगा। जो आप जानते हो कि कोई प्राधिकारी को पावर दे दी गया नियम बनाने के, तो जब भी वो नियम बनाएगा तो एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है कि एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा, एक अधिसूचना निकालनी पड़ेगी, ठीक है, उसको प्रकाशित करना पड़ेगा, तब जाके नियम बनाए जाएंगे। दूसरा, नियम केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार बनाए जाएंगे। नियम केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार बनाए जाएंगे, ठीक है। तो नियम जो भी प्राधिकारी बनाएगा वो कुल मिला के ये कह रहा है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अधीन ही बनाएगा। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अधीन या उसके अंदर रहकर ही वो जो है नियम बनाएगा। लास्ट है, नियम बनाने के बाद संसद के समक्ष रखे जाएंगे। नियम बनाने के बाद संसद के समक्ष रखे जाएंगे। ये तो बात जानते ही हो आप कि जब भी नियम बन जाएंगे तो संसद के समक्ष रखे जाते हैं। तो ये हो गया आपका एक्ट जो है विस्फोटक अधिनियम 1884 कंप्लीट, है ना। अब कौन सा बचा आपका, अब बचा है आपका फूड एक्ट, ठीक है। तो खाद्य अपमिश्रण जो है आपका अधिनियम वो जो है कल से पढ़ेंगे, ठीक है। कल और परसों उसकी 2 दिन में लगभग परिभाषाएं कंप्लीट हो पाएंगी, ठीक है। उसमें कम से कम देखिए जितना कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो, नहीं 6-7 दिन तो उसमें लगेंगे आपकी, ठीक। परिभाषाएं भी उसमें जो है खाद्य सुरक्षा और मानक जो अधिनियम 2006 है इसमें परिभाषाएं काफी हैं, ठीक। तो 2 दिन में लगभग मुझे लगता है परिभाषाएं होंगी, कोशिश करेंगे कि दिन में हो जाए, लेकिन 2 दिन में तो होगी परिभाषा। उसके बाद इसमें फिर 100 सेक्शन भी हैं, ठीक। 100 सेक्शन है, उसके अंदर की चीजें भी है, कुछ सेक्शन बड़े भी रहते हैं आप जानते हो, ठीक। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 7 दिन तो इसमें लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। तो 6-7 दिन में ये कंप्लीट होगा। कल से ही शुरू कर देंगे इसको, कल से करेंगे और शनिवार को भी पढ़ेंगे। तो इसकी जो है परिभाषाएं अपने शनिवार तक कंप्लीट हो जाएंगे और सोमवार से जो रेगुलर एक्ट होता है सेक्शन वाइज उसको पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक। चलिए, बस आज के लिए इतना ही।